ये दुनिया राज़ो इसरार से भरी हुई है। कब, कहाँ, कैसे किसी भी किस्म के पुरअसरार हालात रूनुमा हो जाएं, कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी तो ये हालात हमारे हक़ में होते हैं और कभी हमारे ख़िलाफ़, और जब ख़िलाफ़ हों तो सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक पुरअसरार और सच्ची कहानी जो किसी की ज़िंदगी की आप बीती है। ये वाक़या मुझे एक अज़ीज़ ने सुनाया था जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वाक़ये के बाद उनकी किस्मत ऐसी बदली कि वो खुशियों के नशे में झूमने लगे, मगर जब खुशियाँ थमी तो सब कुछ उलट हो गया। उनका नाम अहमद ख़ान था। ये वाक़या काफ़ी पुराना है, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं थे। अहमद साहब का ख़ानदान इंडिया में मौजूद गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां आबादी ना होने के बराबर थी। अहमद साहब उस वक्त बहुत छोटे थे। बचपन में ही माँ बाप का साया उनके सर से हट गया था। बहन भाइयों में सबसे होने की वजह से वो अपने सबसे बड़े भाई और भाभी के साथ उसी गांव में रहते थे। बाकी बड़े बहन भाई दूसरे शहरों में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपनी कहानी में उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं छठी क्लास में पढ़ता था। बड़े भाई जिम्मेदारियों की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम रह गए थे, मगर वो मुझे बहुत कामयाब बनाना चाहते थे। तभी उन्होंने मेरा दाखिला गांव के एक छोटे से स्कूल में करवा दिया था। मेरा काम बस ये था कि स्कूल जाऊं और पढ़ाई करूं। स्कूल से आने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मैं भाई के लिए खाना लेकर खेतों में जाऊं, जहां वो काम किया करते थे। बड़े भाई किसी के खेत में मजदूरी किया करते थे। खेतों में जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जंगल से होके जाता था और वो काफ़ी लंबा रास्ता था। लोग वहाँ से कम ही जाया करते थे, क्योंकि वहाँ के जंगली जानवरों के खौफ की वजह से लोगों ने उस रास्ते से जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। और दूसरा रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाता था। उस रास्ते पर कब्रिस्तान मौजूद था, जो बहुत छोटा रास्ता था। ज़्यादातर लोग इसी रास्ते को तरजीह देते थे। इसी वजह से उस रास्ते में अक्सर लोगों का गुजर बसर होता रहता था। मैं भी वही रास्ता इस्तेमाल करता था। उस वक्त उस रास्ते के किनारे पे एक फ़कीर बैठा हुआ होता था, जिसकी हालत खासी गंदी हुआ करती थी। कोई उसके पास से भी नहीं गुजरता था। किसी को कुछ देना भी होता था तो दूर से फेंक दिया करते थे, और वो भी चुपचाप रख लिया करता था। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था। मुझे तो हमेशा उसे देखकर बहुत डर लगता था। तभी जब भी मैं खेतों में खाना देने के लिए जाता तो लोगों के पीछे पीछे छुपकर रास्ता पार कर जाता था, और वापसी में भी ऐसा ही करता था। एक दिन मैं रूटीन के मुताबिक भाई के लिए खाना लेकर जा रहा था। मौसम काफ़ी गर्म था और वक्त भी दोपहर का था। आज सड़क सुनसान थी, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे तो अपने ही कदमों की आवाज़ से डर लग रहा था। मुझे आज दूर से ही वो फ़कीर रोड के किनारे पर बैठा हुआ नज़र आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए ये सोच रहा था कि आज कैसे सड़क पार करूँगा। आज तो कोई मौजूद भी नहीं है। जैसे ही सड़क करीब आई तो मैंने दौड़ लगा दी। अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई कि ए लड़के, इधर आ। मैंने डरती हुई हालत में इधर उधर देखा तो वो फ़कीर फिर से चिल्लाकर बोला, कहाँ देख रहा है, इधर आ। मैं डरी सहमी हालत में उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि जा, मेरे लिए होटल से चाय और बिस्किट लेकर आ। होटल उस सड़क के बिल्कुल आखिर में बना हुआ था, जहाँ जाने आने में ही 20 मिनट लगते थे। मैंने उस फ़कीर से पैसे लिए और होटल जाकर चाय बिस्कुट लेकर उस फ़कीर को दिए और जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ने लगा तो वो फ़कीर बोला, कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठ जा और मेरे साथ चाय बिस्किट खा। मैं आगे बढ़ने लगा तो वो गुस्से में बोला कि खा ले, वरना बहुत पछताएगा। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास बैठ गया। मुझे बहुत घिन आ रही थी। उसने अपने हाथों से मुझे एक बिस्किट दिया तो मेरा दिल ख़राब हो रहा था, मगर मजबूरी थी तो खामोशी से लेकर खा लिया। मगर अब ये हुआ था कि मेरा खौफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। उसने मेरे हाथ में खाने का बॉक्स देखा तो पूछा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने कहा कि भाई खेतों में काम करता है, ये उसी को खाना देने जा रहा हूँ। जब हमने चाय बिस्किट खा लिए तो उसने कहा कि अब तू जा, मगर याद रखना कि पीछे मुड़कर मत देखना।
मुझे डर भी लग रहा था कि भाई कब से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पूरा पौना घंटा गुजर गया था इन सब में, और भाई के पास जाने में कितनी देर हो गई थी, इसलिए भाई को गुस्सा आना यकीनी था। मैं जब खेतों में पहुंचा तो भाई ने मुझसे कहा, इतना वक्त कहाँ लग गया? पहले तो दिल में आया कि बता दूं, मगर फिर मैंने बहाना बना दिया कि भाई स्कूल का एक दोस्त मिल गया था, तभी वक्त लग गया। भाई ने गुस्सा नहीं किया और वो खाना खाने लगे। मुझे भी अब सुकून हो गया था। भाई से खाने के खाली बर्तन लेकर मैं जब वापस उसी रास्ते पर आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस फ़कीर को यहाँ देखा था उसका तो अब नामो निशान नहीं था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रोज़ाना मैं आते और जाते हुए उसको देखा करता था, वो यहीं बैठा हुआ होता था, मगर आज गैर मामूली तौर पर वापसी में वो मौजूद नहीं था। इतनी सी देर में आखिर वो कहाँ जा सकता था? मैं ज़रा आगे बढ़ा तो मज़ीद हैरानी हुई, क्योंकि वो जहाँ बैठा करता था वहाँ चंद सिक्के पड़े हुए थे। मुझे लगा कि उसी फ़कीर के होंगे, और ये सोचकर मैंने अपनी जेब में रख लिए कि कल वापस कर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं खाना देने गया तो तब भी मुझे वो फ़कीर कहीं नज़र नहीं आया, मगर फिर से चंद सिक्के वहाँ पड़े हुए दिखाई दिए। मैंने फिर से उठाए और जेब में रख लिए। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने लोग गुजरते हैं, किसी की भी नज़र क्या इन सिक्कों पर नहीं पड़ी? मगर फिर ख्याल आया कि शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। ऐसा फिर रोज़ रोज़ होने लगा। मुझे फिर वो कभी भी दिखाई नहीं दिया, मगर सिक्के रोज़ मिलते थे। उस ज़माने में मुझे रोज़ाना का 1 पैसा मिलता था, मगर जब रोज़ रोज़ मुझे इतने सिक्के मिलने लगे तो मेरे लिए तो हर दिन ईद का ही था। मैंने अभी तक किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। स्कूल में भी ब्रेक टाइम में मेरा जो दिल करता था खाता पीता था। मेरे दोस्त भी मुझे देखकर हैरान थे। वो मुझसे पूछते थे कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो मैं कह देता कि मेरे भाई ने मेरी जेब खर्च बढ़ा दी है। इसी दौरान मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े बनाए और जूते लिए, और बाकी जो सिक्के मिलते उनको मैं अपने कमरे में मौजूद कपड़ों वाले बक्से में नीचे करके छुपा देता था। सिक्के मिलने का अमल काफ़ी अरसे तक चलता रहा। उस वक्त तक मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया था कि छुपाना मुश्किल हो गया था। अब इतना पैसा मैं खर्च भी कहाँ करता? खर्च करना और ना करना दोनों ही मेरे लिए बहुत अज़ाबज़दा था। मेरी बदली बदली हालत देखकर भाई को मुझ पर शक हुआ। मेरे कपड़े जूते देखकर उनको लगता था कि मैं चोरी करना शुरू हो गया हूँ। उन्होंने खामोशी से मेरे दोस्तों से पूछना शुरू किया, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि हमें तो अहमद ने ये बताया है कि आप उसको पैसे देते हैं, और फसल अच्छी होने पर भाई ने ही बहुत सारे कपड़े और जूते लेकर दिए हैं। उस ज़माने में इतने कपड़े और जूते लेना कोई आम बात नहीं थी। मेरे दोस्तों की बातें सुनकर भाई का शक मज़ीद बढ़ गया। वो हर वक्त मेरी ताक में रहते थे। एक दिन मैं स्कूल गया हुआ था तो मेरी भाभी ने मेरा कमरा साफ़ करने की नीयत से अचानक जब उन्होंने मेरा कपड़ों वाला बक्सा खोला तो इतना पैसा देखकर दंग रह गईं। उन्हें लगा कि शायद मैंने कहीं बहुत बड़ी चोरी की है, क्योंकि उन दिनों चोरियां और डकैतियां बहुत ज़ोरों शोर पर थीं। पहले तो भाई ने मुझसे प्यार से पूछा, मगर मेरे ना बताने पर मुझे बहुत मारा पीटा, और फिर मुझे मेरे दोस्तों की बात भी बताई कि मेरे दोस्त ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जब मुझसे मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मजबूरन मैंने भाई को सब कुछ बता दिया। भाई मुझे लेकर उसी वक्त उसी जगह गए और उस फ़कीर के बारे में पूछा, मगर किसी को भी उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। भाई को ये तो समझ आ गई थी कि मुझसे सच निकलवा कर वो बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से उस फ़कीर को नहीं देख पा रहे थे। फिर बात की कहानी ये हुई कि भाई पे उस फ़कीर और पैसे के राज खुलने के बाद मुझे दोबारा कभी भी वहाँ से कोई सिक्का या पैसा नहीं मिला, मगर जो पैसा मेरे पास रखा हुआ था उसने हमारी बड़ी मदद की। भाई ने उसी से घर की मुरम्मत करवाई और अपने लिए ज़ाती तौर पर एक ज़मीन का टुकड़ा भी ख़रीद लिया, और उसी पर काश्तकारी करने लगे और कामयाबियाँ हमारे कदम चूमने लगीं। हर तरफ सुकून और खुशियाँ थीं। मैं भी पढ़ाई करते करते मैट्रिक में आ गया था, मगर उन्हीं दिनों 1947 में एक नई मुमलिकत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरी। हर तरफ खून खराबा होने लगा। एक दिन उन्हीं दंगो फसाद में कुछ लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया, जिसमें भाई भाभी बच्चे सभी शहीद हो गए। उस वक्त मैं स्कूल में था। दूसरे बहन भाइयों का भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। अकेला रह जाने के बाद मैं मोहल्ले वालों के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोगों के आगे हाथ भी फैलाए। शादी हुई तो कुछ दिन बाद बीवी की भी वफ़ात हो गई। पाकिस्तान आकर भी बहुत से पुरस्कार वाक़यात मेरे साथ हुए, जिनको बताना मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ वक्त बाद
एक मिल में मेरी नौकरी लग गई। वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था, मुझे अच्छी रकम दे दिया करता था जिससे गुज़र बसर हो जाता था। मगर मैं आज तक उस फ़कीर को नहीं भूला हूँ। काश भाई मुझसे कभी भी उसके बारे में नहीं पूछते तो आज भी मैं एक कामयाब और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा होता और पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अहमद साहब की ये पुरस्रार कहानी पसंद आई होगी। आपके जहन में भी ये सवाल होंगे कि आखिर वो पुरस्रार फ़कीर, वो इंसान कौन था? वो इंसान भी था या कोई और मखलूक? अगर आपके पास भी इस तरह कोई वाक़या या कहानी है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए पुरस्रार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।